नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्फ एक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट मिस्टर कौशल और मुझे मिस्टर शुभम कौशल जी ने ये मौका दिया है कि मैं उनके इस चैनल पर आकर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा सकूं। क्लास 10वीं, कक्षा 10वीं। तो आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के बारे में। उसका हम प्रथम चैप्टर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th ICSE का, जिसका नाम हो पड़ता है दी प्रोडक्टिव मैकेनिज्म। तो ये चैप्टर का जो नाम पड़ता है आज के वीडियो हम जानेंगे। जो भी इकोनॉमिक्स के मेरे भाई बहन, जो भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो इन्होंने इकोनॉमिक्स ली है अपनी कक्षा 10वीं में, 9वीं में भी ली होगी ऑब्वियसली, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद उनको समझ आ जाएगा। बीच बीच में थोड़ा उनको लगेगा कि ये तो उनके कॉन्सेप्ट के आगे की बात हो रही है या कम बात हो रही है, बहुत ईजी बात हो रही है, बहुत मुश्किल बात हो रही है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। शायद शुभम कौशल जी को इकोनॉमिक्स का नहीं ज्ञान होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में उनसे तो ज़्यादा जानकारी है, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैं ये नहीं मानता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताइए, पहला कमेंट पिन कर दूँगा मैं, जो भी सही होगा। लेकिन मैं इस चैनल पे तो हूँ इकोनॉमिक्स का फादर। तो जी स्टार्ट करते हैं। अपनी इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत हो गई। दी प्रोडक्टिव मैकेनिज्म, वन शॉट होगी जी पूरा चैप्टर इसमें। अब दी तो अंग्रेज़ी शब्द है, ये तो आपकी अंग्रेज़ी वाली टीचर ही आपको बताएगी, या फिर इस चैनल पे जो अंग्रेज़ी के नए टीचर आएंगे इन फ्यूचर वो आपको बताएंगे। तो मैं तो ये नहीं बता पाऊँगा कि दी क्यों है यहाँ पर। मैकेनिज़्म बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, हालांकि ये भी अंग्रेज़ी का शब्द है, लेकिन स्टिल मैकेनिज़्म का मतलब होता है, देखिए, कि कुछ ऐसा जिससे कोई मतलब जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हों और वो पार्ट्स कोई काम कर रहे हों। मैकेनिज़्म का नाम, ये शब्द सुन के हमें मैकेनिक्स याद आता है, और मैकेनिक्स का मतलब होता है कि मैकेनिक्स से हमें क्या याद आ रहा है, जैसे पुर्जे हैं, ठीक है, अलग अलग पुर्जे जुड़े हुए हैं, वो कोई काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन कैसे क्या क्या पुर्जे हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब भैया प्रोडक्शन क्या होता है? भैया नहीं सर हूँ मैं, ठीक है, आप प्यार से जो मर्ज़ी बोलिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्टिव क्या होता है? ठीक है, प्रोडक्टिव नहीं, इसे प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो प्रोडक्शन क्या चीज़ है? देखिए, प्रोडक्शन एक सिंपल सी एक चीज़ है जिससे कुछ बनाना, ठीक है। डेफिनेशंस को भूल जाइए, वो मैं आपको याद करा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, लिखना कैसे है वो भी बता दूंगा। इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना बस। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन कुछ बनाना, कुछ बनाने को हम प्रोडक्शन कहते हैं। भैया कुछ भी बना दें क्या? नहीं, कुछ भी बनाने को प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, कुछ भी करने को प्रोडक्शन थोड़ी कहेंगे। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है भैया। क्या का प्रोसेस? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कि गुड्स या सर्विसेज बनाने में काम आता है। ऐसा प्रोसेस जो या तो कोई गुड बना रहा हो या कोई सर्विस बना रहा हो, और वो जो गुड या सर्विस है वो लोग कंज्यूम भी करें। तुमने बना के रख दी तो क्या? ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स तुम जान लो, हम पढ़ रहे हैं किस वजह से? हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी बात करेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, मतलब कि हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। अब हर चीज़ जो भी हम इसके में पढ़ेंगे, जितनी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, मेनली वो सब पैसे कमाने की होंगी, कोई नहीं होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर मैं आपको दे दूंगा। तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई इसके, यहाँ से हमें पता लगता है कि एक प्रोसेस है, ठीक है जी, एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग गुड्स एंड या और सर्विसेज। अब गुड्स बनाना तो हमें पता है, या तो तुम गुड्स बना रहे हो बेचने के लिए, ठीक है, कंजम्पशन के लिए, फॉर कंजम्पशन। अब सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, ये भी इसमें जान लीजिए। देखिए, मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा, बहुत अच्छे से करा दूंगा, डिटेल में करा दूंगा, लेकिन बेसिक्स, जब तक आपके बेसिक्स ढांचा ढीला है ना, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो कंजम्पशन खुद नहीं करनी, आप खुद कोई चीज़ बना के खुद ही यूज़ कर रहे हो, तो वो थोड़ी है, वो बिज़नेस थोड़ी है, ठीक है। गुड्स हमें बताया गया। सर्विसेज, तुम कोई गुड्स बना रहे हो बेचने के लिए, कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस बना नहीं रहे, तुम सर्विस दे रहे हो। जैसे कि अलग अलग तरीके की सर्विसेज आती हैं। अब उसमें कुछ भी आ सकता है। कोई टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रहा है, वो कुछ बेच थोड़ी रहा है,
वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी कह रहा है कि ये चिप अपने दिमाग में लगा लो तुम्हें सारी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इलॉन मस्क कभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। इंडियन स्कूल्स में तो, भारतीय स्कूलों में तो कहीं तक नहीं पहुँचा है। तो क्या हो रहा है, टीचर जाता है, बोलता है जो भी उसके दिमाग में होता है, सही गलत बोलता है, राइट, वो पढ़ाता है, वो पढ़ाकर वापस आ जाता है, तो वो सर्विस दे रहा है, ऐसा वो सर्विस के पैसे भी चार्ज करेगा, ठीक है। वो ऐसा अलग अलग ऐसा ही होता है। तो ये अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं। हम अभी और इंटरेस्टिंग सर्विसेज और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी था। अब अगर आपको इतना पता लग गया है तो कहो कि कैसे पता लगेगा कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये प्रोडक्शन के अंडर आती हैं, कि मतलब बिजनेस वगैरह के अंडर आती हैं। देखिए इनका एक ना चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है। अपना खुद दिमाग लगा के देखिए, 3 ऐसे डब्बे बनाएंगे हम, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक बादल बना देते हैं, बादल बरसा, ठीक है, ऐसा जो भी ये गाना आजकल काफ़ी प्रचलित है। तो इनपुट हो गया, इधर हम आउटपुट लिख देंगे, और बीच में क्या होगा, देखो इनपुट है तुम्हारे पास और आउटपुट है। अब ये कंप्यूटर नहीं है, लेकिन इतना तुम्हें पता होना चाहिए, बीच में प्रोसेस होता है, ठीक है। कोडिंग की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस चैप्टर में प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन, माफ़ कीजिएगा मेरी थोड़ा शब्दों में इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा ना इधर उधर निकल जाता है। तो इनपुट ये है, आउटपुट ये है। हमें पता है कि इनपुट भी है, आउटपुट भी है, बीच में प्रोडक्शन। इनपुट में जब हम एक प्रोसेस डालेंगे जो कि प्रोडक्शन का होगा, फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखिए अब इसमें ही आपकी पूरी जो इकोनॉमिक्स है कक्षा 10वीं की समाप्त हो जाएगी। हम ये अब अच्छे से तो आपको आगे आने वाले चैप्टर में समझाएंगे, लेकिन अगर आप ये देख सकते हो कि इनपुट से पहले डिमांड चेक करेंगे, क्या डिमांड है उस चीज़ की, तो ही वो चीज़ बनाएंगे ना, तो ही वो चीज़ लेके आएंगे, ठीक है, बना दी। आउटपुट के बाद सप्लाई चेक करें, भैया कहाँ डालें, कहाँ बेचें, क्या करें, सप्लाई कैसे करें, तो वो सप्लाई आउटपुट के बाद होगी। बनाने के बाद अपने पास थोड़ी रख लोगे, सप्लाई करोगे ना, तो सप्लाई, डिमांड, बीच में प्रोसेस, प्रोडक्शन आ गया। अब ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा यहाँ पे है, ये जो लकीर है ना ये यहाँ पे है। तो कहोगे भैया ये यहाँ पे कैसे है। देखें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई चीज़ बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, ठीक है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, यही है तुम्हारा पूरा चैप्टर, खत्म हो जाता है यहाँ पे, खत्म, टाटा गुड बाय, गया। तो प्रोडक्शन में वो होता है, प्रोडक्शन करने के लिए ये 4 चीज़ें चाहिए, ये 4 इनपुट्स चाहिए, ठीक है जी। तो इनपुट्स 4 तरीके के, क्या 4 तरीके के, एल लग गए नहीं बेटा, आसान अच्छी भाषा का प्रयोग करना है हमने। LLEC हमें याद था, बस हम इधर उधर करने का देख रहे थे। अब देखो L से आता है लैंड, L से आती है लेबर, E से आता है तुम्हारा एंटरप्रेन्योर, बहुत भारी शब्द, इसके स्पेलिंग हम पूरे शायद ना ही लिख पाए, हमने लिख दी है जैसे तैसे। C से आता है तुम्हारा कैपिटल। देखिए आई नो आप सब लोग शार्क टैंक वाले बंदे हो, लेकिन हम तो अभी भी ओल्ड स्कूल टीचिंग में विश्वास रखते हैं, तो हम आपको बेसिक से समझाएंगे। देखिए इनपुट क्या क्या है, कोई चीज़ बनाने के लिए तुम्हें 4 चीज़ें तो चाहिए, ठीक है, ये 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं, ये 4 चीज़ें हैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। इसके बारे में हम पूरे अच्छे से डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो हो रही है प्रोडक्शन, ये क्यों हो रही है, ये हो रही है यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए। यूटिलिटी भैया क्रिएट करने के लिए, यूटिलिटी क्या होता है, देखो इनपुट तो पहले आम जनता के पास भी है काफ़ी हद तक, ठीक है, आउटपुट बना लेंगे, वो नहीं बना सकते, वो तुम्हें कोई पैसा क्यों दे, यूटिलिटी वो होती है। यूटिलिटी का अगर हम 3 शब्दों में इसका अच्छे से वर्णन देखें तो वो है वांट सेटिस्फाइंग पावर। मतलब कि यूटिलिटी है कि आप किसी कस्टमर की वांट कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो। वांट अलग अलग तरीके की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। अब जैसे आपका चॉकलेट बनाने का धंधा है, ठीक है, बिजनेस है, तो आप क्या करते हो, कोकोआ से चॉकलेट बनाते हो, जो भी पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, आप चॉकलेट बना के लोगों को बेचते हो, ठीक है, लोग खरीद रहे हैं। ये क्या है, फॉर्म यूटिलिटी, इसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आपको बता दूं, फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब कि आपने कोई चीज़ की फॉर्म बदल दी, कोकोआ से चॉकलेट बना दी, हम बीच में काफ़ी चीज़ें और डाल ली, उसको प्रेजेंटेबल बना दिया, ठीक है, उसकी रैपिंग कर दी, बीच में एक दिल डाल दिया वैलेंटाइंस डे के दिन, एंड वो सब जो भी बकवास चीज़ें करते हैं वो सब कर दी, वो फॉर्म यूटिलिटी में आ गया। अब इसके बाद, अब अगर तुम हाइपोथेटिकली मान लो कि
जो ये चॉकलेट है ये डायरेक्टली उगने लग गई, कोकोआ नहीं सीधा चॉकलेट ही उगने लगी, तो भैया क्या बिज़नेस बंद हो जाएगा? नहीं, तब तुम अलग तरीके का काम कर सकते हो। क्या होगा फिर? तब तुम कर सकते हो प्लेस यूटिलिटी पैदा कर सकते हो। भैया प्लेस यूटिलिटी क्या होती है? अब देखो उग रही है अफ्रीका में, खानी है लोगों को इंडिया में। अब ऐसा तो है नहीं वहाँ पे जाके खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या होगा? प्लेस यूटिलिटी तुम पैदा कर सकते हो। तुम वहाँ पे जाओगे, बल्क में लेके आओगे, यहाँ पे बेचोगे, उनको भी सस्ता पड़ेगा ऑब्वियस, और तुम्हें भी। तो ये है प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म तुम चीज़ चेंज कर रहे हो, प्लेस तो कहीं और उग रही है, तुम वहाँ से लेके आ रहे हो। अब भैया अच्छा जी, अगर इंडिया में ही उग रही है तो क्या? तो तीसरी यूटिलिटी तुम पैदा कर सकते हो कि टाइम यूटिलिटी। ये हर धंधे में हो जाएगा, ये जस्ट एन एग्जाम्पल। टाइम यूटिलिटी क्या होता है बेटा? टाइम यूटिलिटी होता है कि तुम कोई चीज़, लेट से यही एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो ये जो चॉकलेट है डायरेक्टली जो उग रही है ज़मीन से, ये जनवरी में उग रही है, सिर्फ जनवरी में उगती है, ठीक है। 31 जनवरी को बंद हो जाती है और 3 महीने तक सही भी रहती है, ठीक है। तो जनवरी में उगती है और फरवरी मार्च अप्रैल तक सही रहती है, अप्रैल के एंड में ख़राब होने लग जाती है। तो अगर आम जनता वहाँ से खुद तोड़ के ले भी आए तो भी वो 3 महीने के बाद नहीं खा सकते। अगर किसी को नवंबर में खानी है, या फिर आज मैं खाना चाहता हूँ, ठीक है, आज अगस्त चल रही है, अगर मैं अगस्त में खाना चाहता हूँ तो कैसे खाऊँ? तो ये अलग यूटिलिटी होती है। तुम और एक लोगों की हेल्प कर रहे हो, तुम वांट सेटिस्फाइंग कर रहे हो लोगों की कि जनवरी में तो वो खा लिया, लेकिन अगर उनको अगस्त में खाना तो कैसे करेंगे? तो ये जो 7-8 महीने की तुम टाइम गैप दे रहे हो, अब तुम कैसे दोगे? तुम इसे फ्रीज़र में स्टॉक कर सकते हो, आम जनता ये नहीं कर पाएगी इतना। तुम उसे अलग अलग टेम्परेचर में ट्राई करके देख सकते हो कि कैसे कहाँ चलेगा। वो सब साइंटिफिक चीज़ें, हम उसमें नहीं घुसेंगे, ठीक है, साइंस में नहीं घुसेंगे हम, साइंस में नहीं घुसेंगे। तो ये होता है तुम्हारा यूटिलिटी। इसे अलग अलग तरीके की यूटिलिटी होती है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ ले तो हमने बता दी। तो इसके बाद देखिए बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए फैक्टर्स दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बस यही है, ठीक है। इसको इधर उधर भाषा करके तुम लिख सकते हो, बट डेफिनेशन यही है। और अगर पूछें है क्या, नेम देम, ये 4: लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। ये 4 हैं, यहाँ पे कहानी हो जाएगी ख़त्म। अब इनके कुछ जॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, वैसे तो नहीं आता सबसे पहले, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें जानने के लिए आगे काम आएगा, अगली कक्षाओं में काम आएगा। तो सबसे पहले तो ये चारों इकट्ठे यूज़ होता है। ऐसा नहीं बिजनेस में कोई एक चलेगा बाकी कोई है ही नहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये भी है कि वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है, कैपिटल कम चाहिए, लेबर नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योर कम चाहिए, ठीक है। किसी में कोई ज़्यादा चाहिए, किसी में कोई कम चाहिए, पर सब में होते हैं 4, ठीक है। अब ऐसा कोई धंधा जिसमें चारों ही ना हो, वो तो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर भिखारी को भी भीख मांगनी है और उससे पैसा कमाना है, वैसे तो वो धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, गंदा है पर धंधा नहीं है, गंदा धंधा जो भी है वो नहीं कर सकता, उसे खुद वहाँ पे होना पड़ेगा, ठीक है। वो एंटरप्रेन्योर है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं है, उसे कहीं पे बैठना पड़ेगा। वो लैंड है, हो सकता है उसका किराया ना दे, चलो ठीक है, वो हम मान लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसे अपना कुछ टोकरा या कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे वो कैपिटल में थोड़ा पैसा इन्वॉल्व करेगा। लेबर रख सकता है, नहीं रख सकता, वो उसके ऊपर है। तो ऐसी हर चीज़, हर बिजनेस में, हर चीज़ में उसे कुछ ना कुछ इनपुट इन सब को चाहिए। ज़्यादा कम की चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन ऐसा अब इक्वली मोबाइल नहीं है। तुम लैंड जहाँ पे तुमने लिया हुआ है, इसको तुम इधर उधर कहीं नहीं लेके जा सकते, लेकिन हाँ तुम अपने आप को लेके जा सकते, तुम लेबर को लेके जा सकते हो, कहीं भी ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। और इसको एक अलग सेंस में देखें तो वो हम आगे देखेंगे जब लेबर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा है। अब ये आउटपुट को अगर हम क्यों लिख दें, क्यों लिख दें मतलब क्यों को लिख दें, क्यों लिखें वो तो हमें क्या पता। तो इसको एक फंक्शन से अगर हम डिनोट करें, वैसे तो ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा और इसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट सिंपल समझ लो कि, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए था, मुझे समझाने में टाइम लग जाएगा। कैपिटल को के से डिनोट किया है यहाँ पर, और एल हमने लेबर लिखी है। तो ये आउटपुट जो है ये तुम्हारा इसी पर डिपेंड करता है। अब भैया कैसे, ये 4 है, ठीक है जी। लेबर कितना काम करेगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैपिटल कितना है, अब तुमने कोई ज़मीन खरीद ली वो तो कैपिटल ही बन गया ना तुम्हारा, ठीक है। तो फिर कैपिटल कितना, एंटरप्रेन्योर भी इसमें आ गया। काम किसने बनाना, आउटपुट फैक्ट्री में काम बनाएगा कौन, लेबर बनाएगी। तो ये बेसिकली ऐसे होता है। ऑल तो ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है, तुम्हारे पेपर में आएगा ही नहीं, लिखोगे तो क्या, पूछेंगे तो ही लिखोगे ना, पूछेंगे तो क्या, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो कि है तुम्हारे लैंड से, ठीक है। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मज़ेदार, ठीक है, मिस्टर कौशल हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आया हूँ। शुरू करते हैं जी लैंड से।
अब लैंड क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहला इनपुट जो है हमें पढ़ना है, जो सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्शन का, दैट इज़ लैंड। लैंड क्या है? देखो, लैंड एक तो है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। एक तो है जो सरफेस लैंड है, ठीक है, सरफेस लेयर, तो इसे तो हम मानते हैं, जो सरफेस लेयर है अर्थ की वो तो तुम लैंड मानते ही। उसके साथ ही साथ गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी है। भैया गिफ्ट्स ऑफ नेचर क्या है? ये कुछ नया लग रहा है। गिफ्ट्स ऑफ नेचर भाई साहब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो है जो भी नेचर ने हमें दिया है, तुम खरीदा नहीं है, जो कि इंसान ने नहीं बनाए हैं, वो गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। सरफेस लेयर तो हो गई अर्थ की, उसके साथ साथ जो पानी है गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो वैलीज़ है गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो धरती के नीचे बहुत ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज है, कोयला वगैरह वो सब, ठीक है, वो सरफेस लेयर तो नहीं, लेकिन वो भी क्या है? गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो इंसान ने कुछ नहीं किया, इंसान ने हाँ हो सकता है ढूंढ लिया हो, लेकिन इंसान ने बनाया नहीं, ठीक है, डिस्कवर में भी किया हो लेकिन इन्वेंट नहीं किया, तो वो सब क्या है? गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है। तुमने अगर डेफिनेशन में लिखना है व्हाट इज़ लैंड, तो येस इट इज़ द सरफेस लेयर, ठीक है, ऑफ द अर्थ, जो कि हम ऑलरेडी मानते हैं, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है जी, हम ये भी मानते हैं। तो ये सब क्या है? गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है भैया, हमें पता लग गया। अब हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, उधर कुछ नहीं है, उधर तुम्हारा सिलेबस है जिससे मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाना है, मैं ज़्यादा कम ना कर दूँ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो तुम यही लिख सकते हो कि सरफेस लेयर है, गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, ठीक है भैया, हमें समझ आ रही है। लेकिन सिर्फ एक से काम बात बनेगी नहीं, हमें ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो ज़्यादा में क्या है? सबसे पहले आएगा तुम्हारा लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई से मेरा मतलब है कि भैया ये ज़्यादा पाए नहीं जाते, जितने हैं उतने ही हैं। आज से 40 साल पहले भी उतने थे, आज भी उतने हैं, 20 साल बाद भी उतने होंगे, ठीक है। धरती जितनी है उतनी ही है ना, इंसान बढ़ रहे हैं, जगह कम थोड़ी हो रही है, समझ रहे हो तुम? तो इंसान ज़्यादा हो रहे हैं, जगह तो उतनी पड़ी है, पानी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, ये वो सब इंसान कर रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अस अगर हम देखें नॉर्मली, तो शुरुआत से लेके जो अब तक जितनी ज़मीन है, ज़मीन तो उतनी है, ठीक है। हो सकता है भूकंप में थोड़ी इधर उधर हो गई हो, उस पर हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन लिमिटेड सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद भैया बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? नहीं, इंसान बढ़ेंगे, धरती नहीं बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ आता है तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन है। ये प्राइमरी मतलब कि इसके ऊपर काम होगा, ये काम नहीं करेगा, इसके ऊपर काम होगा। जो काम करेंगे वो सेकेंडरी, जिन पे काम हो रहा है वो प्राइमरी। धरती ज़मीन होगी तुम्हारे पास, तभी उस पर काम कराओगे, लेबर बिठाओगे उस पर, तभी उस पर मशीनें रखवाओगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्राइमरी आ गया। और ये खुद कोई काम नहीं करेगी, तो ये पैसिव हो गया। अगर तुम्हारे पास ज़मीन है तो वो पड़ी बस ऐसे पड़ी रहेगी, वो खुद नहीं करेगी। तुम्हारे पास लेबर है तो कुछ ना कुछ तो बना देगी ना, अगर तुम उसे पैसे दोगे। तो तुम्हारे पास ज़मीन है तो कुछ नहीं करेगी, वो पैसिव बैठी रहेगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें इसमें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलना है। अब देखिए जी, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं इसके, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब कि इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसी एक ही ज़मीन पर, ठीक है। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम उस पर स्कूल बना सकते हैं, उस पर ही हम एक बहुत बड़ा देखिए ऐसा अम्यूज़मेंट पार्क बना सकते हैं, उसमें हम एक सत्संग घर बना सकते हैं, उसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। उस पर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग उसके यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं जी, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक वेराइटी है। वैरायटी मतलब कि हर ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं है, हर ज़मीन सेम नहीं है, ज़मीन में फ़र्क पड़ जाता है। तो वो जो डिफरेंस है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत फ़र्क है ज़मीनों में, कोई भी सेम नहीं है। और ये जो है ये फॉलो करती है लॉ ऑफ DMU। देखिए अब ये कितना डिटेल में आपको पढ़ाया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही समझूंगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया और मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से बोलते हैं। यूटिलिटी हमें पता लग गया है, और इसे डिमिनिशिंग मतलब कम होते रहना, मार्जिनल मतलब तुमने एक चीज़, ठीक है, मेरे पास एक ये है, ठीक है, अब मेरे पास 2 हैं, अब मेरे पास 3 है, तो ये क्या है? ये टोटल है कि अब मेरे पास कितना है, ठीक है, टोटल। पहले कितना था? 1 था, अब कितने हैं? 3 हैं। या फिर पहले 1 था, फिर कितने हुए? 2 हुए, फिर 3 हुए, ठीक है। तो ये जो पहला था और जब 2 हो गए, या फिर पहला था जब 3 हो गए, ठीक है, हम एक ही स्टेप में इसे कर लेते हैं, तो बढ़ा कितना? 2, बढ़ा कितना? 2। वो जो 2 इंक्रीज़ हुआ उसे हम बोलते हैं मार्जिनल, कि हर एक यूनिट के साथ कितना आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। बेसिकली ये डेफिनेशन है।
तो हम इसको पढ़ते हैं। मार्जिनल ये डिमिनिशिंग मतलब कम होना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि तुम एक ज़मीन पर अगर, ठीक है, इतनी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक इंसान खड़ा कर दिया कि मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 2, ठीक है, अब 2 लोग हैं, 2 लोग पूरी ज़मीन पे काम कर लेंगे, बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं कर पाएंगे भैया, अगर यहाँ पे खेती करनी है तो बंदे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, 3 कर दें, 4 कर दें। तो जब तुमने 2 से 4 किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आउटपुट बढ़ गया, खेती ज़्यादा होने लगी, एफिशिएंट होने लगी, अच्छी होने लगी, ठीक है। अब मुझे लगा कि अगर मैंने 2 किए तो मैं और कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने 6 कर दिए। अब 2 से 4 किया तो बढ़ गई, ठीक है, एकदम से बढ़ गई, लेकिन 4 से जब मैंने 6 किया तो बढ़ी, पर उतनी नहीं बढ़ी। अब देखो पहले भी मैंने 2 बढ़ाए थे, अब भी मैंने 2 बढ़ाए, लेकिन पहले क्या हुआ, पहले 10 से हुआ 18, अब 18 से सिर्फ हुआ 22 आउटपुट। तो ये क्यों हुआ, ये हुआ इसलिए क्योंकि अभी आपस में क्या हुआ, इनमें जगह बट गई, ठीक है, ये ओवरलैप करने लगे एक दूसरे में, और इनको लगा कि ये तो मेरी ज़मीन है, तुम क्यों आ रहा है, तुम क्यों आ रहा है, ऐसे तू मैं होने लगा, और 2 बंदे आ गए। अब ठीक है, थोड़ा और बढ़ गया, ठीक है, 10 से 18 हुआ था, 18 से 22 हुआ, 22 से 24 हो गया, और बढ़ गया लेकिन बहुत कम। पहले देखो 8 बढ़ा, उसके बाद सिर्फ 4 बढ़ा, उसके बाद सिर्फ 2 बढ़ा, क्योंकि 2 ज़्यादा आ गए, इन्होंने तो मतलब ज़्यादा काम ही नहीं किया। सोचो ये इनकी दोस्ती अच्छे से बन गई, आपस में बातें करने लगे, ये साइड पे कहते हैं बाद में काम कर लेंगे, पहले ही करते हैं। अब मैंने अगर 2 और बढ़ा दिए गलती से, तो आपस में इनके जिंगा लाल हु होती रहेगी, मतलब आपस में ये इतना ज़्यादा मस्ती करेंगे, और मतलब समझ रहे हो, तो दोनों मतलब आपस में इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, ये लोग तो पूरा दिन पार्टी करते रहेंगे, ये तो काम करेंगे, या फिर इनकी लड़ाई हो जाएगी, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा लड़ाई। तो ये जब लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगा बताइए, काम नहीं होगा, तो आउटपुट एकदम से गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले बढ़ा 10 से 18, अरे भैया इतना, 2 बंदों को बढ़ा के इतना, ठीक है, ये 2 बंदे इंक्रीज़ किए, 18 से कितना 22, 2 बंदे इंक्रीज़ किए, ठीक है, अब 22 से 24 किए, यहाँ पे भी 2, और 24 से 20, ये यहाँ पे तो मैंने बंदे इंक्रीज़ किए थे, कि लड़ पड़े, ठीक है, समझ रहे हो। ये होता है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आसान शब्दों में मैंने प्रयास किया है तुम्हें समझाने की, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि तुम्हें लिख के आने, अगर एक्सप्लेन करने को आया तो कर सकते हो, नहीं तो अब ये 3-3 नंबर में तो तुम्हें इतना एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है, मैंने बस बता दिया है। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या होते हैं लैंड के फंक्शंस। ज़्यादा कुछ वो नहीं है, सबसे पहले तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो एक बेसिक्स करते हैं एग्रीकल्चर, इनके ऊपर ही होगा एग्रीकल्चर, अगर ये ही नहीं होंगे तो तुम करके देख लो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर इसके बिना तुम नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, कोई भी इंडस्ट्री है, ज़मीन के ऊपर ही बनाओगे ना, कोई भी फैक्ट्री ज़मीन के ऊपर ही बनाओगे ना, तो ज़मीन ही नहीं होगी तो कैसे बना लोगे, ठीक है, तो मतलब तो एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़मीन के ऊपर होगी। उसके बाद जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, या फिर इसे हम थोड़ा अच्छे वर्ड्स में नेचुरल रिसोर्सेज लिख सकते हैं। नेचुरल, मेरी राइटिंग थोड़ी, देखिए शुभम कौशल जी की राइटिंग बहुत अच्छी है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी ऐसी है, तो ज़रा बियर विद मी। नेचुरल रिसोर्सेज हमें ये देते हैं, तो आदि काफ़ी इंडस्ट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज पे टिकी हुई हैं। इंडस्ट्रीज छोड़ो, देश नेचुरल रिसोर्सेज पे टिके हुए हैं। इंडिया की बात ना करें तो अरब कंट्रीज़ काफ़ी हद तक, अब तो चलो वो टूरिज़्म वगैरह से भी पैसा काफ़ी कमाती है, लेकिन पहले तो बिल्कुल जी ऑयल 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 ऑयल, पेट्रोल ले जाओ, पैसा नहीं है, कैश नहीं है, पेट्रोल ले जाओ। तो नेचुरल रिसोर्सेज देश को भी हेल्प कर रही है, इंडस्ट्रियल लोगों को भी हेल्प कर रही हैं, और बिल्कुल जो बॉटम या फिर हम जो कहते हैं कि जो खुद फिजिकल वर्क करते हैं एग्रीकल्चर, उनको भी हेल्प कर रही है। तो ये सब किस पे टिका हुआ है, ये सब कौन करवा रही है, ये सब करा रही है लैंड। तो ये उसका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगला सवाल आता है कि भैया प्रोडक्टिविटी क्या होता है। देखो प्रोडक्टिविटी एक लैंड की, हम सिंपली अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें तो वो बोलती है कि एक पर्टिकुलर लैंड पे कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसको अंग्रेजी में तुम्हारी किताबों में लिख सकते हो, कैपेसिटी ऑफ अ लैंड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट, ठीक है, या फिर कैपेसिटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। एक जगह कितनी क्रॉप उगा सकती है। अब हो सकता है जो मैंने पहले जो जगह बनाई थी वहाँ पे पहले सिर्फ 10 क्रॉप्स उगती हो, पूरे लैंड पे 10 क्रॉप्स, ज़्यादा बंदे आए तो 20 कर दिया,
अब वो फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी हमें पता लग गई। अब प्रोडक्टिविटी का एक फॉर्मूला वैसे तो आई डोंट थिंक तुम्हारे सिलेबस में कहीं भी मेंशन्ड है, बट एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एक लैंड की अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं टोटल आउटपुट। अब तुम कैसे देख पाओगे, ठीक है, प्रैक्टिकली टोटल आउटपुट एक ज़मीन का कितना है। अब भैया किस में, अब ये तुम किसी में भी देख सकते हो, ठीक है, अगर किलो में है तो किलो में आंसर आ जाएगा, जिसमें भी है तुम्हें मतलब जिसमें आंसर चाहिए तुम इसमें आ जाएगा। लीटर में तो नहीं देखोगे, किलो में ही देखोगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा तुम्हारा लैंड, ठीक है, या फिर एरिया, बेटर एरिया, जिसे एकड़ में लिख सकते हो तुम, या फिर जैसे भी अपना तुम मेजर करना चाहो, ठीक है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकड़ में, लेकिन अगर तुम्हें देखने किसी और तरीके से है तो तुम वैसे देख सकते हो भैया अच्छा इतने मीटर वॉल्यूम में कितना होगा, तुम उसमें लिख सकते हो, ठीक है। एकड़ थोड़ा सही रहता है, आसान रहता है समझना। तो टोटल आउटपुट कितना हुआ है ज़मीन पे और कितनी टोटल ज़मीन है वो तुम देख के एवरेज प्रोडक्शन देख सकते हो, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा प्रोडक्शन। अब लैंड को ख़त्म करते हुए एक और चीज़ आती है छोटी सी, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्टर्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं लैंड को। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, या तो धरती खुद कर लेगी या हम कर देंगे, बस यही है, ठीक है। नेचुरल फैक्टर्स, अब एक जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा, एक तो है अच्छी हेल्दी बारिश, ठीक है, इरीगेशन वगैरह की, एक है कि बहुत बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उससे ख़राब हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी सॉइल, आधी तो सॉइल रुड़ ही जाएगी, ठीक है, तो वो गलत होगा, तो वो नेचुरल कॉज है, ठीक है, नेचुरल फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं भाई। दूसरा है प्रॉपर यूज़ करना। अब वो ज़मीन, वो कोई ऐसी मिट्टी है, ठीक है, उस ज़मीन के में कोई ऐसी मिट्टी है जहाँ पे चावल बहुत अच्छे उग सकते हैं, वहाँ पे हम कॉटन उगा रहे हैं या फिर वाइस वर्सा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इससे भी अलग हम कुछ जी अलग ही चलें तो हम उस पर कोकोआ उगाने लग गए हैं, ठीक है, अफ्रीका से नहीं लेके हम इंडिया में उगाने लग गए हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये इस पर डिपेंड करता है कैसी निकलेगी सॉइल, उपजाऊ होगी कि नहीं, प्रोडक्टिविटी होगी कि नहीं, ठीक है, ये चीज़ के इस पर डिपेंड करती है। सोशल कंडीशंस कैसी होंगी। अब कई जगह पे ऐसा सोशल कंडीशंस होती हैं, जैसे तुम देखोगे कि एक बार कोई चीज़ उगा ली, ठीक है, तो वो जब रिमेन्स जो रह गई उस पर आग लगा दी, उससे सॉइल इनफर्टाइल हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद कई बार ऐसे होता है एक ही चीज़ बार बार उगाते रहना, उससे भी सॉइल इनफर्टाइल होती है। एक होता है ना शिफ्ट करना, कभी ये उगा लिया कभी वो उगा लिया, तो मिनरल्स वापस आते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से फैक्टर्स होते हैं। लोकेशन, पहाड़ों पे है तो इतनी उपजाऊ नहीं होगी मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, अगर रॉकी एरिया में है तो, लेकिन अगर नॉर्मली है तो फिर होगी, ठीक है। कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, एरिया टू एरिया फ़र्क पड़ जाता है भाई। रिवर के पास होगी तो ऑब्वियसली इरीगेशन अच्छी होगी, अच्छा मिनरल्स वगैरह होंगे, वो सब चीज़ें होंगी। साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करेंगे तो होगा, जैसे मैंने कहा कि अभी पराली वगैरह जैसे साड़ते हैं वो सब, अगर उसकी जगह पे कोई और साइंटिफिक मेथड यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो उससे क्या होगा, फैक्टर अच्छी हो सकती है, नहीं करेंगे तो बुरी हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट, उस पर पैसा डालेंगे, मतलब जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं वो डालेंगे, नेचुरल चीज़ों से उसे और उपजाऊ करने की कोशिश करेंगे तो वो करेंगे, खाद खूद डालेंगे, वो सब चीज़ें, वो सब इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाएंगे तो होएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी लैंड के अंडर आती हैं। आई होप तुम्हें पता लग गया हो। और मुझे ज़रा फ़ोन आया है, ठीक है, आपके इस चैनल जी के क्रिएटर का, कि ये चैप्टर जल्दी थोड़ा ख़त्म किया जाए, ठीक है, आधे घंटे की वीडियो पहले बन चुकी है। तो लैंड हो गया है, अब हम लेबर के बारे में पढ़ते। तो देखिए अब लेबर के बारे में बात करते हैं कि लेबर क्या है और लेबर के क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के व्यू से। देखिए लेबर जो है सबसे पहले तो क्या है, जो मजदूरी करते हैं वो भी पार्ट है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान जो कि कोई काम कर रहा है, चाहे अपने पूरी बॉडी से या फिर अपने दिमाग से, ह्यूमन एफर्ट कर रहा है ऑफ बॉडी या माइंड से। अब भैया ये तो कोई भी करेगा तो ये नहीं। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड के लिए कर रहा है, मॉनेटरी रिवॉर्ड, पैसे कमाने के लिए कर रहा है तो होगा। इसे जनरली बोलते हैं, इसमें थोड़ी ये चीज़ है कि अगर कोई मतलब कोई बॉडी फिजिकल वर्क कर रहा है, फिजिकल लेबर कर रहा है, बॉडी का वर्क कर रहा है, ठीक है, फिजिकल लेबर वगैरह, उसको वेजेस मिलती हैं। और जो कोई माइंड का काम कर रहा है, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसे सैलरीज मिलती हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ऐसा जनरली बोला जाता है कि वेजेस और सैलरीज में छोटा सा ये डिफरेंस है। मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए, अब कोई जैसे पढ़ा रहा है किसी दोस्त को या फिर कोई ऐसे टाइम पास कर रहा है, ठीक है, तुमने अपने घर वालों के, ठीक है, पैर दबाए या फिर ऐसा कुछ किया, ठीक है, आशीर्वाद मिला तुम्हें, ठीक है, रिवॉर्ड मिला, आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ा, ठीक है, ब्लेसिंग है, बहुत ऊपर है पैसे से, लेकिन पैसे नहीं मिले, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे मिल भी गए, लेकिन तुमने पैसे के लिए तो नहीं किया था ना। अगर तुम्हें मिल भी गया आशीर्वाद तो वो नहीं है। लेकिन अगर तुमने कोई अपना मसाज पार्लर खोल दिया, ठीक है, वहाँ पे तुम
मसाज कर रहे हो या फिर लोग ऐसे कुछ कर दिया तुमने, तो वो मॉनेटरी के लिए है, तो वो ह्यूमन लेबर है, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसमें 4 तरीके के आते हैं। सबसे पहला पेरिशेबल, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले डेफिनेशन लिख सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या है? कुछ नहीं है। पेरिशेबल मतलब कि अगर आज कोई टीचर काम करने नहीं आए तो वो पेरिशेबल हो गए। अब ज़मीन तो वहीं पे है ना, ज़मीन थोड़ी कहीं जा रही है, ठीक है। अब ठीक है, कैपिटल तो है ना वहाँ पे, पैसा तो है वहाँ पे। बात क्या है कि लेबर अगर ना आए तो पेरिशेबल है, उसका आज का काम नहीं होगा फिर, ठीक है। ये चीज़ है, पेरिशेबल है, उसकी प्रेजेंस चाहिए, एक्टिव है, उसे खुद काम करना पड़ेगा। ज़मीन पे काम हो रहा था, ज़मीन तो वहाँ पे ही है, वो कुछ भी करो उसे क्या, तो रहने दो फिर, नहीं करना तो, लेकिन वो एक्टिव, इन्हें काम करना पड़ेगा। कांट बी सेपरेटेड। अब लेबर और लेबरर को तुम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेबर और लेबरर को तुम अलग अलग नहीं कर सकते। कैपिटल थोड़ा अलग कर सकते हो, ठीक है। तुम उस बंदे से पैसे लेके तुमने साइड कर दिया उसे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें कर दी तुमने। जो लैंड है उस पर कोई चीज़ उगा के वहाँ से निकाल दी और बेच दी, कुछ कर दिया, लेकिन तुम लेबर से लेबरिंग जो उनका काम है उसको अलग नहीं कर सकते। वो होंगे तो ही वो होगा, ठीक है, तभी पेरिशेबल है। मोबाइल है, लेबर को इधर काम करवा लो, कभी उधर दूसरे किले पे करा लो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग बहुत इधर उधर हो सकता है। और अगर ये नहीं करना आपको और किसी और तरीके से मोबाइल को समझना है तो तुम इसे भी समझ सकते हो कि लैंड है, वहाँ पे एक ही तरीके की चीज़ उग सकती है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ तुम इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन एक बंदा है, ठीक है, वो कोई चीज़ पढ़ाता है, उसे बाकी कोई सब्जेक्ट का नहीं पता, उसे वही पता है, लेकिन तुम उसे बाकी सब्जेक्ट समझा सकते हो, थोड़ा बहुत सिखा सकते हो। उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन वो कर लेगा। अब ज़मीन पे कोई चीज़ उग नहीं सकती, वो तो नहीं उगेगी ना फिर, तो एक डिफरेंस ये मोबाइल है। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। एक बंदा पूरा एक काम कर रहा है, लेकिन वो काम वही कर, ठीक है, मतलब वो एक बंदा वो वही काम करता है, तो वो स्पेशलाइज हो जाएगा। कोई एक टीचर है, जैसे कि मैं हूँ, और एक टीचर है शुभम कौशल। जो मिस्टर कौशल, यानी कि मैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। मे बी एक आधा, बट नहीं, मेरा इकोनॉमिक्स में है, तो इकोनॉमिक्स मेरी स्पेशलिटी है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा शुभम कौशल नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो जनरलाइज्ड वर्क कर रहा है, मैं स्पेशलाइज्ड वर्क कर रहा हूँ। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कमाल कहते हैं इसे। डिवीजन ऑफ लेबर के 4 चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं जो तुम्हें पढ़ना है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंटरनेशनल और नेशनल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने डेफिनेशन लिखी भी नहीं क्योंकि तुम्हें लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बस समझ के चले जाओ, वहाँ खुद कर लोगे। सिंपल, सिंपल क्या चीज़ होती है कि तुमने कोई एक प्रोडक्ट है, तुम उसे बना रहे हो, ठीक है। एक कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तुम, पूरी प्रोडक्शन एक बंदा वो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, वो जो भी लेबर है चाहे वो कर रही है, बट वो पूरी प्रोडक्शन वो कर रही है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, तुमने कोई चीज़ उगाई। अब कोई छोटे जो खेत होते हैं वहाँ पे एक बंदा काम करता है, ठीक है, या फिर 2 करते हैं या फिर 3 करते हैं, तो वो कर रहे हैं। या फिर कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे तुमने ऐसे लिखा है कि यहाँ पे 5 बंदे हैं और मुझे 5 प्रोडक्ट बना के दिखाओ, तुम सब अलग अलग देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, सब अपना अपना बनाने लग जाएंगे, ठीक है। सेम काम कर रहे हैं सब लोग, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन। और इसे ऐसे बोलते हैं फंक्शन, कि तुमने कोई एक बंदे को पूरा एक काम करने को दे दिया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 10 प्रोडक्ट हैं या कुछ है, तो एक बंदा पूरा एक वो प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा बंदा पूरा अलग दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहे। कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। ये एक चीज़ की पूरी प्रोडक्शन खुद कर रहा है एक बंदा, ये है कि एक प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट का एक छोटा सा हिस्सा बना रहा है, समझ रहे हो, एक छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं। या फिर एक छोटा असेंबली लाइन मेथड तुमने देखा होगा। असेंबली लाइन मेथड में क्या होता है, यही होता है कि जब वो कोई चीज़ असेंबली लाइन मेथड में क्या करते हैं, जो कार बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, एक बंदा जिसको मिला हुआ है कि तुमने गाड़ी का स्क्रू कसना है, वो स्क्रू ही कसेगा, वो कुछ और काम नहीं करेगा। अगर तुमने एलॉय टायर के बीच में लगाने हैं, वो वही करेगा, वो और कोई काम करेगा ही नहीं। ये इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कि यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग के पास कोई पर्टिकुलर काम है, वो सब लोग जब करेंगे तब एक गाड़ी बनेगी। इसमें क्या है, एक बंदा सारे काम करेगा तो एक गाड़ी बनेगी। अब यहाँ पे 100 बंदे तुम लगाओगे, 100 गाड़ियाँ बनेंगी। यहाँ पे 100 बंदे तुम लगाओगे, एक गाड़ी बनेगी, लेकिन टाइमिंग बहुत जल्दी बनेगी, बहुत एफिशिएंट होगा। अब वो कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है ये। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होता है ये, मेरे हिसाब से। अगर ये गलत है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है कि एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ साथ कुछ और भी बन रहा है, तो सब लोग लाइन में हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, ठीक है, सब लोग ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लोग अपना अपना बना रहे हैं।
तो हॉरिजॉन्टल में क्या है, मैं कुछ अपना बना रहा हूँ, वो कुछ अपना बना रहा है, तीसरा कुछ अपना बना रहा है, चौथा कुछ अपना बना रहा है। जब सब लोग अपना अपना बना रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा सबका इकट्ठे प्रोडक्ट बन जाएगा। वर्टिकल में क्या हो रहा है ऑन द अदर हैंड कि कोई एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, बाकी सब वेले बैठे हैं, ठीक है, मैंने वो चीज़ बना दी तो मैंने उसको दी, फिर वो काम कर रहा है। हाँ, मुझे आगे मिल जाएगा अगला प्रोडक्ट, वेले तो नहीं बैठने देते आजकल जो काम कराते हैं, लेकिन ठीक है मैं वैसे बता रहा हूँ, तो वो दूसरा काम करेगा। तो जब तक वो बंदा काम खत्म नहीं कर लेता, तीसरे को नहीं मिलेगा, तीसरा नहीं करेगा, चौथे को नहीं मिलेगा। कोई एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है तो फिर वही होगा ना, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल, अलग अलग एक ही को ऑर्डर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर वर्टिकल, ठीक है। अब पेट्रोल तुमने निकालना है क्रूड ऑयल से, तो उसमें लेट्स से 3 स्टेप है। तो क्रूड ऑयल अभी मेरे पास आया, ठीक है, मैं उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह डाल रहा हूँ, कुछ ऐसा कर रहा हूँ या फिर निकाल रहा हूँ। तो दूसरा बंदा तो वेला बैठा है ना, जिसका काम है उसमें से पेट्रोल निकालना। मैं अभी उसे बना रहा हूँ कि उसे ज़्यादा ओवरहीट ना हो या फिर ऐसे कंबस्टिबल ना हो, मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ मैं मन घड़त। तो फिर दूसरा बंदा तब तक वेला बैठा है, तो वो जब तक नहीं करूँगा उसका काम नहीं हो पाएगा। तो ये बोलते हैं इसे लाइन में करना, इसे बोलते हैं वर्टिकल। इंटरनेशनल कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, मतलब हम दूसरे कंट्री के लेबर से काम करवा रहे हैं बेसिकली। और नेशनल मतलब कि हम अपने देश से खुद काम करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने देश में प्रोडक्शन होना, तो उसे वो कहते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस हैं इस चीज़ के। सबसे पहले तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एक बंदा इतनी बार करेगा तो स्पेशलाइज हो जाएगा, वो राइट बंदा होगा जॉब करने, हमें पता होगा किसी से काम कराना तो यही बंदा होगा, ठीक है। एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी। अब एफिशिएंसी होता क्या, देखो तुम्हारी बुक में कन्फ्यूज़ किया गया एफिशिएंसी वर्ड को। वैसे 2 शब्द होते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस या इफेक्टिविटी। तो इसको समझने का, वैसे तो तुम एफिशिएंसी में ही ये तीनों चीज़ें लिखोगे, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एफिशिएंसी क्या होती है, कॉस्ट को कम करना, कम कॉस्ट में ज़्यादा क्वांटिटी बनाना, कम कॉस्ट में अच्छी, मतलब कॉस्ट कम रखना कि टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए बट कॉस्ट कम करना। और इफेक्टिविटी क्या होती है कि टाइम कम लगना चाहिए। अगर हमें 100 चीज़ें बनानी है मान लो, ठीक है, तो सस्ती बने एफिशिएंसी और जल्दी बने इफेक्टिविटी। अब ऑल्दो ये तुम्हारे इफेक्टिवनेस सिलेबस में नहीं है, तो हम एक इस शब्द को मानते हैं कि ये सभी डिफाइन कर रहा है। एफिशिएंसी क्या हो गया, पहले तो क्वांटिटी अच्छी हो, कम मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बने, क्वालिटी अच्छी हो और टाइम कम लगे। तो ये तीनों चीज़ें एक में ही हमने एक शब्द में डाल दी, तो ये तुम्हारा बेसिकली एडवांटेज हो गया। अब इसे बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ आता है तुम्हारे, ये क्या है, ये है तुम्हारे रीजंस क्या है फॉर लो एफिशिएंसी। स्पेशली हम अगर इंडिया के बारे में बात करें, सबसे पहले तो इंडिया का गर्म क्लाइमेट है, गर्मी में बंदों से काम करने में थोड़ा कतराते हैं। वैसे ज़्यादा जो लेबर वर्क करते हैं उन्हें तो आदत हो रही होती है, हम ही होते हैं, ठीक है, जो बच्चों आप लोग ही हो जो पूरा दिन एसी में बैठे रहते हो, तो ये तो आपको देखना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बता के आ रहा हूँ। लो वेजेस होती हैं, ठीक है, क्लाइमेट होता है, लो वेजेस होती है। अब लो वेजेस है तो मोटिवेशन कम होगी काम करने की। पुअर टेक्नोलॉजी इंडिया में इतनी भी नहीं आई है। अगर जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी ऑब्वियसली हमें पता है उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ती है, उतना ज़्यादा टाइम कम लगता है, उतना ज़्यादा क्वालिटी बढ़ती है। एजुकेशन और ट्रेनिंग ही नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके पास उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं आते तो ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। इतने कॉलेज से पढ़ के, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के भी उन्हें कुछ नहीं पता। जो नहीं पढ़े उन पर समझो एजुकेशन नहीं, ट्रेनिंग नहीं, तो ये सब दिक्कतें हैं। देखिए अब हम कैपिटल के बारे में जल्द से जल्द जान लेते हैं ताकि ये वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। अगर आपको बोरिंग लग रही है तो देखिए, शिक्षा ऐसे ही मिलती है आराम से, सांत्वना से, जिसमें मैं आपको कुछ नाच गाना करके नहीं दिखा सकता। इसलिए तेज़ करनी हो तो थोड़ी तेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो अगर आप करना चाहें तो 1.5x एंड ये वो जो भी 1.5 जो कैपिटल के बारे में बात करें तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैपिटल हमें सबको पता है पैसा, पर क्या वो डायरेक्ट पैसा है या फिर किसी पे इन्वेस्टेड पैसा है, दोनों है। तो कैपिटल क्या है, मैन मेड गुड्स, ठीक है। अगर हम बात करें कैपिटल कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, पैसे हम मशीनों पे लगा दिए, तो मैन मेड मशीन ने खुद बनाई। मशीन ऐसे थोड़ी कि भैया हम कहीं घूम रहे थे वहाँ पे हमें मशीन दिख गई, पेपर फैक्ट्री बनाने की मशीन दिख गई कि वो ज़मीन से निकल के आई, ऐसा तो नहीं, खुद बनाई है। मैन मेड गुड्स, कोकोआ जो चॉकलेट बनाने की बड़ी सी मशीन है वो खुद ही कहीं पाई मिल गई हमें, और वो खुद ही आई थी, वो खुद ही हिमालय के पर्वतों से गुजर गई, नहीं। मैन मेड गुड्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, मैन मेड गुड जो है जो प्रोडक्शन में यूज़ हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले यही है, मैन मेड गुड है। उसके बाद ड्यूरेबल है जी, ड्यूरेबल भैया लंबे समय तक चल सकता है। अब लेबर को तुमने पैसा दिया, लेबर को तुमने एक बार पैसा दे दिया महीने का, तो महीने काम करेगी, उसके बाद चली जाएगी। अगर तुम दोबारा पैसा नहीं दोगे, तुमने एक बार कोई चीज़ खरीद ली, मशीन खरीद ली, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो वो ड्यूरेबल है, जब तक ख़राब नहीं होती चलाते रहो, ठीक है। अब ख़राब तुम जल्दी कर लो तो वो बात अलग है। जैसे कि डेप्रीशिएट्स,
अब इसका दूसरा पॉइंट, उल्टा पॉइंट, डेप्रिशिएट। हालांकि काफ़ी देर तक चलती है लेकिन वो डेप्रिशिएट हो जाती है, ख़त्म होती रहती है। अब लैंड में डेप्रिशिएट वो भी हो सकती है लेकिन जनरली हम नहीं मानते उसे होती है, कि क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बच्चे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड बढ़ रही है, लैंड उतनी ही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है, मशीन धीरे धीरे वियर एंड टियर होती है, ख़राब होती है, तो वो डेप्रिशिएट होती है, पैसा उसका कम होता है, मतलब वैल्यू कम होती रहती है। मोबाइल, मशीन को इधर से उठा के उधर रख सकते हो, ठीक है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी पर रख सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। पैसिव, अब वहाँ पे तुम्हारा कैपिटल है, मशीन पड़ी है या फिर कोई चीज़ पड़ी है, तुम उस पर खुद, वो पड़ी है तो वो खुद तो काम करेगी नहीं, उस पर तुम्हें किसी और से काम करवाना पड़ेगा, लेबर से काम करवाना पड़ेगा। लैंड भी पड़ी है, वो थोड़ी खुद करेगी। तो लैंड और कैपिटल दोनों क्या है, तुम्हारे पैसिव, उनको काम करवाना पड़ता है। काम कौन करता है, इंसान कराते हैं। इंसान कौन है, एंटरप्रेन्योर इंसान है, लेबर इंसान है, ठीक है जी। अब कैपिटल को दो तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल। बहुत आसान है। फिजिकल कैपिटल वो चीज़ जो चीज़ तुम्हें दिख रही है कि तुमने कोई बना ली, ठीक है, जब लोग कहते हैं ना प्रॉपर्टी बनानी है ज़िंदगी में, तो प्रॉपर्टी बना ली, फिजिकल टेंजिबल है जी प्रॉपर्टी। अब घर के लिए बनाई वो नहीं आएगी, बिजनेस के लिए जो बनाई, ठीक है, हम वो मानते हैं। तो एसेट्स, सबसे पहले तो जितने एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होता है, कोई भी चीज़ हो तुम्हें फ़ायदा दे लॉन्ग रन में, ठीक है। एसेट्स, मशीन प्रोडक्शन में फ़ायदा देती है, प्लांट मतलब उसे बिल्डिंग को ही कहते हैं जनरली, ठीक है, फैक्ट्री को कहते हैं बिल्डिंग, एंड ये वो चीज़ है, ठीक है। ये सब क्या है, तुम्हारी एग्जांपल्स हैं फिजिकल जो तुम्हारी कैपिटल है उसकी। अब भैया फाइनेंशियल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, तुमने कोई चीज़ इन्वेस्ट कर दी कहीं पे, तुम पैसा लगा दिया, वो पैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं है डायरेक्टली, पर तुम्हें पता है कि पैसे की जगह पे तुम्हें क्या मिला है। फाइनेंशियल, तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है। परचेजिंग पावर क्या है बिजनेस की, अभी ये सब तो खरीद लिया, और क्या खरीद सकते हैं। परचेजिंग पावर क्या है, कैश कितना, बैंक में कितना, तुमने थोड़ी सी सिक्योरिटीज़ खरीद के रखी, वो तुम बेच सकते हो, ठीक है, तो वो कितना। तो डिबेंचर्स इशू करके रखे हैं तुमने, बेच रहे। अब डिबेंचर्स नहीं पता तो ठीक है, कभी और बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, लेकिन आज की वीडियो वैसी लंबी होगी। स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में स्टोर है, ये कोई एसेट के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस है। अब कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, बहुत बड़ा बच्चों को टॉपिक लगता है लेकिन बहुत ईजी है, मैं 3 लाइनों में खत्म कर दूंगा, बहुत आसान है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो स्टॉक कैपिटल गुड्स का इंक्रीज होना। कैपिटल के जो गुड्स हैं, ये जो टेंजिबल एसेट्स हैं, इनका इंक्रीज होना, इसे हम क्या बोलेंगे कि भैया कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। हम इसे जान सकते हैं कि पहले जितना था उसमें जितना नेट एडिशन हुआ कैपिटल में स्टॉक का, अब वो स्टॉक क्या है, इन एसेट्स का, जितने एसेट्स बढ़े उतना क्या हुआ, तुम्हारी कैपिटल फॉर्म हुई। अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके हैं। देखो, पैसा है, पैसा कैसे आएगा, सेविंग्स करके, ठीक है। अगर कोई बिजनेस सेविंग करेगा, कोई बंदा सेविंग्स करेगा, एंटरप्रेन्योर सेविंग्स करेगा, उसका अपना बिजनेस है। तो क्रिएशन ऑफ सेविंग्स, पहले तो पैसा बचाना चाहिए, बस बचाना। अब इसके भी अलग अलग बीच में 3 चीज़ें आ जाती हैं कि पैसा बचाएंगे कैसे। पहले तो बचाना एबिलिटी होनी चाहिए। इतना अगर तुम्हारे घर पे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कि 200 रुपये की, तुम कमा ही 180 रहे हो, तो कैसे बचा लोगे भाई, कर्जे चढ़ेंगे, तुम बचा तो सकते नहीं। तो अगर 220 कमा रहे हो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन पहले नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स, तुम सेविंग्स क्रिएट करोगे। कैसे करोगे, एबिलिटी होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, हाँ तुम्हारा मन भी हो ना, 220 के 220 उड़ा दो, अगर तुम्हारा मन ही नहीं है तो तुम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, तुम क्रिएट करोगे फिर सेविंग्स। उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, अब क्रिएशन करके अपने घर पे थोड़ी रख लोगे पैसा, नहीं, तुम बिजनेस में लगाना चाहोगे, बिजनेस की हेल्प करना चाहोगे, कमाना चाहोगे, तुम मोबिलाइजेशन करना चाहोगे सेविंग्स की। तो मोबिलाइजेशन मतलब इधर उधर कहीं रखना, अपने घर पे मत रखना, उसको उठा के कहीं और लेके जाना, ठीक है, पैसे को। इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए। अब तुम्हें मोबिलाइजेशन करके, ठीक है, पैसे कैश में नहीं रखे, बैंक में रख लिए, कुछ ऐसा कुछ कर लिया, वो हो गया तुम्हारा फाइनेंशियल। लेकिन ठीक है जी, तुम उसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फिजिकली इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर अब ये जो इन्वेस्टमेंट तुम करोगे, ये तुम अलग अलग चीज़ों को देख के करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के कर सकते हो, ठीक है, कि तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा बाद में। अब तुम यही जो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तुमने पैसे सेविंग्स को मोबिलाइज कर दिया, अब तुम अगर ये बैंक में रख दो बाद में, ठीक है, तुमने इंटरेस्ट कमा लिया, अब तुम बैंक में रख दो, तो क्या होगा, देश की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ने लग जाएगा। बहुत कम पड़ेगा, बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बट जनरली कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सारा पैसा अपना निकाल लें कहीं से कहीं और डाल दें, तो काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है, उस सेक्टर में काफ़ी पैसा आना या जाना का फ़र्क पड़ जाता है। और इसी के साथ तुम्हारा क्या होगा कि तुम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करोगे। अब इन्वेस्टमेंट की है तो तुम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करोगे, ऑब्वियसली बिजनेस से अपने कहोगे कि भाई पैसा मैंने डाला, प्रॉफिट मुझे दो। तो ये चीज़ बेसिकली होती है। सो ये सब कुछ चीज़ें थी, ठीक है, तुम्हारे कैपिटल फॉर्मेशन की। इसके बाद क्या है, क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या नीड्स हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, क्या कैपिटल की। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जितना पैसा लोग, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अभी उसका 10 लाख का काम चल रहा है, उसके पास 10 लाख और, वो 10 लाख और अगर इन्वेस्ट कर दे, कैसे कर दे, ठीक है, प्लांट मशीनरी कुछ ऐसा कर दे, तो वो बिल्डिंग को बनाने में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वो बिल्डिंग में काम करने में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी,
वो जो बिल्डिंग है उसमें जो मशीनें चल रही हैं उसे जिसने बनाया उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, समझ रहे हो? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, जितना पैसा लगाएंगे, अब बिजनेसमैन तो चाहेगा कि उसका बाकी कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रॉफिट निकले, अच्छा प्रोडक्ट हो, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी, सस्ता कैसे करें, नई टेक्नोलॉजी बाहर से ले आओ, ठीक है, ऐसे कैसे, एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स सब रिलेटेड है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतनी एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स हम कर पाएंगे, ठीक है, ज़मीन से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस मांगेगा कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए तो करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, वो खुद फंड्स देंगे। देखिए हमने पढ़ लिया जहाँ पे कोई चीज़ बनेगी, हमने पढ़ लिया वहाँ पे जो लोग काम करेंगे, हमने पढ़ लिया उन लोग को जो पगार देंगे, उन जिस मशीनों पे काम करेंगे। अब हम पढ़ेंगे उनको जो पगार देंगे। अब हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें अरेंज कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, प्लान कौन करेगा, ऑर्गेनाइज कौन करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा, इन सब लोगों को हायर कौन करेगा, स्टाफिंग कौन करेगा, और फाइनली हम पढ़ेंगे कंट्रोल कौन करेगा। एंटरप्रेन्योर, शार्क टैंक, आसान भाषा। एंटरप्रेन्योर के बारे में हम बात करें तो ये वो है ये पर्सन जो स्टार्ट करता है एक एंटरप्राइज को। एंटरप्राइज मतलब एक कंपनी, बेसिकली एक एंटरप्राइज एक एग्जैक्टली कंपनी नहीं होती, ठीक है, एक बेसिकली स्टार्टअप तुम कह सकते हो, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं लेकिन हम वो कभी और चर्चा करेंगे। एंटरप्राइज, ठीक है, कंपनी या फिर जो भी वो स्टार्ट कर रहा है। एंटरप्रेन्योर जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, और ठीक है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप ये स्किल, ये काम करने की, ठीक है। रिस्क टेकिंग होती है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। रिस्क टेकिंग होती, कैसे पता लगेगा कैसे पता लगेगा ये बंदा एंटरप्रेन्योर है, उसको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, रिस्क टेक करना पड़ेगा, उसका पैसा लग रहा है, उसका टाइम लग रहा है आफ्टर ऑल, ठीक है, तो उस पर काफ़ी रिस्क है, लीगल बर्डन उसका है, तो रिस्क टेकिंग। कंट्रोलिंग, कंट्रोल उसे करना, भी इतने लोग ये कई आपस में लड़ने लग जाएं, ये कुछ हो जाए, वो लैंड पे काम ना करे अच्छे से, कुछ हो जाए, मशीन को ख़राब करने लगे, तो कंट्रोल करना उसे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है उनको। अब वो अलग अलग तरीके होते हैं, देखो, एक तो कमोडिटी के क्या बनाना है पहले ये डिसाइड करने की टेंशन, टेक्निक कैसे बनाना है ये डिसाइड करने की टेंशन, किस स्केल पे ऑपरेट करना है, क्या हमने सिर्फ इस मतलब अपने आसपास जो 5-6 कंपनीज़ हैं इनको प्रोवाइड करना है मटेरियल, या फिर हमने B2B जाना है, B2C जाना है, हमने क्या पूरे नेशनल वाइड जाना है, इंटरनेशनल जाना है, कैसे करना है, स्केल क्या रखना है, ठीक है, मेथड क्या रखना है, हमने किस स्पीड में काम करना है, अलग अलग चीज़ें हैं ये, ठीक है, ये सब डिसीजंस हैं, ठीक है, ये सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टिंग में भी लेने पड़ते हैं और पूरा ज़िंदगी लेते रहने पड़ते हैं, ठीक है, CTS। उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन। देखो, कोऑर्डिनेट करना, तुम्हारी ज़मीन का जो काम है वो अलाइन करेगा लेबर के काम के साथ, और जो मशीन्स काम कर रही हैं वो सब अलाइन करेंगे तभी कोई कम बात बनेगी। तुमने पैसा किसी और चीज़ में लगा दिया, मशीन्स पे लगा दिया, लेबर कह रहे हम हाथ से काम करेंगे जी, हो गया तुम्हारा पैसा तो बर्बाद हो गया। तो कोऑर्डिनेट करवाना, कोऑर्डिनेशन। सुपरविजन, अब वो काम तुम उन्होंने कह दिया हम कर लेंगे, वो कर भी रहे हैं तो जाके देखना पड़ेगा ना, तो सुपरवाइज़ करना। अब बड़े स्केल पे ये मैनेजर्स रखे होते हैं, वो सुपरवाइज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर उनको सुपरवाइज़ करना कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा। डिस्ट्रीब्यूट फंक्शंस, इतने ज़्यादा लोग हैं उन सबको अलग अलग काम देना, ऐसा तो है नहीं एक बंदा 10 काम करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर जैसे हमने पढ़ा, तो वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, वो करेगा ये हमारा एंटरप्रेन्योर करेगा। इनोवेटिव फंक्शंस, अब जिन लोगों को तुमने काम दिया है वो तो वही कोई पर्टिकुलर काम करेंगे, इधर उधर करेंगे वो तो गलत करेंगे ना, वो तो फिर तुम्हारा सुपरविजन में तुम देख लोगे, तुम रोकोगे ना। जो तुमने सोचना है आगे की सोचनी है, ये प्रोडक्ट अभी तो बिक रहा है, आगे बिकेगा कि नहीं हमें नहीं पता ना, तो आगे कुछ ऐसा इनोवेटिव बनाया जाए जो हम मार्केट में हो ही ना, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाए, हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाएं, हम स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक हार्ड थ्योरी लेके चले जाएं, हम कोई और बजट में चले जाएं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर। इनोवेशन कैसे करेंगे, इनोवेटिव फंक्शंस, ये किसने सोचना होता है, ये सोचना होता है एंटरप्रेन्योर ने। फाइनली हम कुछ, अब देखो ये फंक्शंस और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही हैं, ठीक है, ये सब सोचने की बात है, बस कहने जो भी शब्द आए तुम उस पर लिख लेना। ये फंक्शंस है, ये नीड भी तुम कह सकते हो कि क्या क्या नीड है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। सबसे पहला तो मोबिलाइज आइडल सेविंग्स, जो कि आपकी आइडल सेविंग्स है उसे मोबिलाइज कर देना चाहिए, मतलब कि जो एक ज़रूरत है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है अगर वो करेंगे ये, तो इससे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी, दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगर हम इंडिया की बात करें, जिस भी देश के में पढ़ रहे हो, ठीक है, इंडिया में पढ़ रहे होगे, बट मोबिलाइज आइडल सेविंग्स कर, तो जो ऐसी सेविंग्स तुम्हारे पास पड़ी हुई थी, जो 20-30 करोड़ पड़े हुए थे, उसे मोबिलाइज करना, इधर उधर लगाना, अगर आएंगे मार्केट में तो जनता तक पहुँचेंगे, ठीक है। तुम वो 10 करोड़ का
जैसे मैंने कहा, कोई बहुत बड़ी मशीन बना रहे हो, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, जो लोग काम करेंगे उन्हें थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है, चाहे एक बंदे को 1000 रुपया मिले, 500 रुपये मिले, पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इकॉनमी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगी। क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये छोटी छोटी सिटीज़ से हट के जो टाउन्स हैं उसमें जाएँ। अब टाउन्स में जाएंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहाँ पे ग्रोथ होगी। तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो स्टेट्स, जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए और जो टाउन्स हैं वो नीचे ही रह जाए, जो पिंड है वो नीचे रह जाए, बैलेंस ग्रोथ हो, इसलिए ये हो रहा है। अब वो कौन कर सकता है बैलेंस ग्रोथ? वो कौन कर सकता है? मेरी ज़रा गला थोड़ा माफ़ी। वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है एंटरप्रेन्योर। सरकार इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकती, एंटरप्रेन्योर्स लगा सकते हैं। उनको कुछ सब्सिडीज़ दे सकती हैं, लालच दे सकती हैं कि आप इधर आके लगाओ, तो वो एक अलग चीज़ है। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने कहा, ऑल्दो ये उनका काम नहीं होता कि ये करना ही करना है, बट जब एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें उनका भी फ़ायदा है ना। अब उनको काम करवाना है, उनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट खुद ब खुद होगी। अगर उनको ये सब करना है तो टेक्नोलॉजी जल्दी आएगी देश में, क्योंकि उनका फ़ायदा है। अब उनका फ़ायदा है तो देश का फ़ायदा भी साथ साथ चल रहा है, तो और क्या चाहिए, बढ़िया बात है। देखिए, ये सब था आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ एक एक शब्द में सब कुछ समझ आ गया हो, ठीक है। ये 4 शब्द दुनिया के थे, ये पाठ हमारी दुनिया थी। अगली वीडियो में नई दुनिया में मिलेंगे, जिसमें हम इसी के और चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत प्यारी चीज़ है इकोनॉमिक्स। पता नहीं मिस्टर शुभम कौशल को कुछ दिक्कत क्यों है इकोनॉमिक्स से, वो खुद पढ़ाने नहीं आए, बट मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को, प्यारे बच्चों के साथ करना चाहूँ। तो ये एक टेस्ट वीडियो थी। आप ज़रूर नीचे जो एक डब्बा सा होता है, पता नहीं कमेंट कुछ बोलते हैं उसे, उस पर कुछ टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और मुझसे ज़्यादा आप बता सकते हैं आपको कैसी लगी, कोई सजेशन, कुछ चेंज अगर आपको चाहिए कि मैं अगले पार्ट के लिए, अगले लेसन के लिए दोबारा मुड़कर आऊँ, दोबारा वापस आऊँ, ठीक है जी, इस चैनल पर अगले लेसन को लेके। वैसे मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मिस्टर शुभम कौशल के पास ये चीज़ चली जाए कि बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ठीक है। इकोनॉमिक के बच्चे ऑब्वियसली कम होंगे ICSE में, पर जितने भी हैं उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि उनको पता लगे कि मेरी डिमांड है, फिर मेरी सप्लाई होगी वीडियोस की। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। मैं आपको जल्दी मिलूँगा, और तब तक आप पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, खुश रहो।